is Aisha and I am your science teacher for this learning session. So let's start. Today we are going to start our lecture number 4. In today's lecture, students, we are going to solve a worksheet related to chapter air and element mixture and compound. इस वर्कशीट को सॉल्व करने से स्टूडेंट्स आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह का होगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपने पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। तो इस वक्त आप सब लोगों के पास वर्कशीट मौजूद होगी, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द वर्कशीट। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मेक 10 MCQs फ्रॉम द चैप्टर्स एंड सॉल्व। स्टूडेंट्स, आपके जो दोनों चैप्टर्स हैं मीन्स एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड एंड चैप्टर एयर, इन दोनों चैप्टर में से आपको 10 MCQs खुद बनाने हैं और उनको सॉल्व करना है ताकि आपके MCQs की प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फिल इन द कॉलम। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक कॉलम दिया गया है, उस कॉलम को आपको फिल करना है और जिस कॉलम में आपको एक कॉलम को फिल करके दिया गया है। फर्स्ट कॉलम आपके पास है प्रॉपर्टीज़ का, जिसे फिल किया गया है। सेकंड कॉलम है आयनिक कंपाउंड का और थर्ड कॉलम है कोवेलेंट कंपाउंड का, जिन दोनों को आपको खुद फिल करना है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको दी गई है फिज़िकल स्टेट। तो आप सब लोगों ने एलिमेंट मिक्सचर और कंपाउंड में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सारे के सारे हार्ड सॉलिड्स होते हैं, वेयर एज कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड भी होंगे, लिक्विड भी होंगे और गैशियस भी होंगे। तो इस तरह आपने कॉलम को फिल करना है। The second property is melting point. The melting point of ionic compound is high, whereas the melting point of covalent compound is low. The third property is conductor. और स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं that ionic compounds are good conductor of electricity, जबकि covalent compounds are bad conductor of electricity. Solubility, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वो कोवेलेंट कंपाउंड में ही सॉल्युबल होते हैं। द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, यानी कि वो कंपाउंड्स जो कि आयनिक होते हैं वो किस तरह का बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड्स किस तरह का बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। Now let's move towards question number 3, and the question number 3 is draw the atomic structures of सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको सल्फ़र और ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और आप सब लोगों ने जब चैप्टर एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड को स्टडी किया था, तो आप सब लोग जानते हैं कि एटम्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमें उन एटम्स के एटॉमिक नंबर्स के बारे में, मास नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा हमने स्ट्रक्चर के नीचे लिखा है कि एक सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, और उसका मास नंबर होता है 32। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16। और आप सब लोग जानते हैं कि जब हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं शेल्स में, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए जाते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो आइए सबसे पहले हम सल्फ़र का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, तो इस तरह सल्फ़र के पास कितने प्रोटॉन हुए, 16 प्रोटॉन हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को। और न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड करते हैं, न्यूट्रॉन हम फाइंड करते हैं एटॉमिक मास में से, यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। तो जब आप 32 में से 16 को माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 16। तो इट मीन्स सल्फ़र के पास 16 प्रोटॉन है और 16 ही न्यूट्रॉन है। और जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, आप सब लोग जैसे अभी हमने देखा कि शेल्स में ड्रॉ करने होते हैं, तो शेल्स में आप ऐसे ही ड्रॉ नहीं करते, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में आते हैं 8, एम में आते हैं 8 और एन में आते हैं 18। इसी पैटर्न को फॉलो करके हमने यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है कि तो के में तो हमने फिल कर दिए 2, बाकी रिमेनिंग रह गए हमारे पास 14। तो एल में तो मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो हमने एल में भी 8 फिल कर दिए। तो इस तरह के में 2 और एल में 8 फिल करते हुए हमने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया और हमारे पास रिमेनिंग रह गए 6। तो क्योंकि एम में तो मैक्सिमम 8 आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 6 ही बचे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एम में 6 फिल करने हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया K2 L8 M6। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने शेल्स बनाए। हमें टोटल कितने शेल्स बनाने हैं, 3 शेल्स बनाने हैं। और फर्स्ट शेल में हम बना देंगे 2 इलेक्ट्रॉन,
सेकंड शेल में हम बना देंगे 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में हम बना देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। है ना सिंपल। आइए अब हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8 एंड इट्स मास नंबर इज़ 16। तो एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, इसलिए हमने न्यूक्लियस के अंदर लिख दिया P इज़ इक्वल्स टू 8। और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं हम सब जानते हैं। अभी हमने देखा कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो हमने जब 16 में से -8 किया तो हमारे पास आंसर आया 8। तो इट मीन्स आपके पास ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सॉल्व हो गए, अब रह गए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स को हमें कहाँ ड्रॉ करना होता है? शेल्स में। और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी आप सब लोग जानते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इट मीन्स हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं। तो हम वही काम करेंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी K2। रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 6। तो हम L में लिख देंगे 6। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम 2 शेल्स बनाएंगे। तो फर्स्ट शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे और सेकंड शेल में हम 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। इसी तरह हम पैटर्न को फॉलो करके किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर हमें उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता हो। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। शो थ्रू डायग्राम द बॉन्डिंग ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड नेम द बॉन्डिंग। आपको कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO में किस तरह की बॉन्डिंग मौजूद है ये बताना है और साथ ही साथ आपको एक ऐसी ड्राइंग भी ड्रॉ करनी है जिसके ज़रिए आप उनमें बॉन्डिंग को डिस्क्राइब कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको किसी कंपाउंड में बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए डायग्राम बनाने को कहा जाता है तो आपको उन बॉन्डिंग एटम्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है सबसे पहले। और आपने अभी देखा कि स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए और मास नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम सबसे पहले कैल्शियम और ऑक्सीजन का सेपरेटली स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो आइए सबसे पहले कैल्शियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 20 एंड मास नंबर इज़ 40। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर लिखा जाना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात की है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड कोई बात नहीं की है। तो जब हमने देखा कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो हम सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 20। अब इन 20 इलेक्ट्रॉन्स को हमने शेल में फिल करना है और आप सब लोग जानते हैं कि शेल में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम कैल्शियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो K में हमारे पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और हमें कितने फिल करने हैं? 20। जब K में हमने 2 फिल कर दिए तो रिमेनिंग रह गए हमारे पास 18। उन 18 में से L में हमने फिल कर दिए 8, रिमेनिंग हमारे पास कितने रह गए? 10। फिर हम आ गए नेक्स्ट शेल पर और M में हमें पता है मैक्सिमम 8 आ सकते हैं तो हम उसमें 8 ही फिल कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। तो जब हमने M में 8 फिल किए तो हमारे पास रिमेनिंग रह गए 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास नेक्स्ट शेल में जाएंगे, इसलिए हमने लिखा N और N में लिख दिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई K2, L8, M8 एंड 2, यानी कि कैल्शियम के पास टोटल 4 शेल्स ड्रॉ करने हैं। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर है 16 और एटॉमिक नंबर डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को, और जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं ऑक्सीजन के शेल्स में। तो हमने फर्स्ट शेल में ड्रॉ कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिमेनिंग रह गए 6, और वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ कर दिए नेक्स्ट शेल में यानी कि L शेल के अंदर। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया कि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जो सबसे आखिरी शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। इंटरनली कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप सब लोग जानते हैं कि हर एलिमेंट चाहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो कैल्शियम के पास तो 8 नहीं है, 2। तो वो 8 किस तरह करते हैं? किसी से लेकर या किसी से को देकर।
अब यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कैल्शियम के पास, तो इसे किसी से 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेंगे जो कि इम्पॉसिबल है। साथ में ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। और 8 कंप्लीट करने के लिए इसे किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जो कि पॉसिबल है। तो इस तरह क्या होगा, कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को और इस तरह ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, लेकिन जब कैल्शियम के पास देखते हैं तो कैल्शियम ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए तो उसका जो सबसे आखिरी शेल था यानी कि एन शेल वो ख़त्म हो गया। अब उसका आखिरी शेल कौन सा बना, एम शेल, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद हैं। तो इस तरह कैल्शियम के पास भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और ऑक्सीजन के पास भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कैल्शियम पर चार्ज आ गया +2 और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो उसके ऊपर चार्ज आ गया -2। तो स्टूडेंट वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनता है, हम सब जानते हैं, उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड में किस तरह का बॉन्ड हुआ, आयनिक बॉन्ड हुआ। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास पेपर में किसी दूसरे कंपाउंड में बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, आप उस बॉन्डिंग एटम्स के एटॉमिक नंबर के ज़रिए उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पॉसिबल है। तो वहाँ पर इस तरह का पैटर्न फॉलो करके आप ईज़िली बॉन्डिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड योर क्वेश्चन नंबर 5 इज़ which separating method should be used for following, give example of each। स्टूडेंट्स आपने एलिमेंट मिक्सचर और कंपाउंड में देखा था कि हम डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो आइए वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, यानी कि एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है और उसमें से अगर हम सॉलिड को सेपरेट कर रहे हैं और सॉलिड किस तरह का, इनसॉल्युबल है, यानी कि वो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है। तो आप सब लोग जानते हैं सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो और सॉलिड जो है वो सॉल्युबल ना हो तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन। और इसके एग्जांपल क्या है, सैंड इन वाटर। आप मिट्टी को पानी में डालें तो वो तो डिज़ोल्व नहीं होती क्योंकि वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है और आप उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ a soluble solid from its solution, the soluble solid doesn't decompose on heating। सेकेंड में भी स्टूडेंट्स आपको सॉलिड और लिक्विड का एक सोल्यूशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल है। और एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये कि जो सॉल्युबल सॉलिड है हीट करने पे ये डिकम्पोज नहीं होता, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं होता। तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉल्युबल है और सोल्यूशन बना हुआ है तो उसे सेपरेट करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, या तो एवापोरेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन। ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है कि जो सॉलिड हमने डिज़ोल्व किया है वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर, क्या वो हीट करने पर डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो सॉलिड सब्सटेंस जो कि लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व है वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है तो फिर हम क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए सेपरेशन करते हैं। और अगर वो सॉलिड सब्सटेंस जो कि लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व है वो हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता तो हम फिर उसे एवापोरेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है कि जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, सॉलिड है, वो हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता, तो हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, एवापोरेशन के थ्रू सेपरेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर सोल्यूशन। नमक की सेपरेशन करना वाटर और सॉल्ट के सोल्यूशन में से, ये एक एग्जांपल है आपके पास एवापोरेशन के प्रोसेस की। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीन्स सी, अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द सोल्यूशन, द सॉल्युबल सॉलिड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो सॉलिड है वो सॉल्युबल है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, यानी कि सोल्यूशन है, लेकिन वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है। तो अभी हमने आपको बताया है कि जो सॉलिड हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है सोल्यूशन के अंदर, उससे हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। द लास्ट वन इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्ड कंपोनेंट इन अ डाई।
किसी भी डाई के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं, आपने उसे सेपरेट करना है। तो आप लोगों ने स्कूल में ये एक्टिविटी परफॉर्म की होगी कि हम डाइस के अंदर मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। और आप लोगों ने इसके एग्जांपल के तौर पर जो है सेपरेशन की होगी इंक के कंपोनेंट की। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। मैच ईच डायग्राम विद इट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन। डायग्राम विल बी यूज्ड वंस। आपको नीचे बहुत सारी डायग्राम्स दी गई हैं, 5 डायग्राम्स दी गई हैं और उन्हीं से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और साथ में एक बहुत अच्छा सा हिंट भी दिया गया है कि जिस डायग्राम को आप एक दफ़ा आंसर में डिस्क्राइब कर चुके हैं, आप उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर अपनी डायग्राम से मैच करते हैं। क्वेश्चन ए दिया गया है आपको, प्योर एलिमेंट। और आप सब लोग जानते हैं प्योर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि जिसमें एक ही तरह के एटम्स मौजूद हैं। तो आप डायग्राम देखते जाइए। ए में तो आपके पास एक तरह के एटम नहीं है, क्योंकि एक एटम ब्लैक है और एक बिल्कुल वाइट है, तो इसका मतलब ये तो एलिमेंट नहीं है। बी भी एलिमेंट नहीं है। जब आप सी पर आते हैं तो सी में आपको सारे एटम्स एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो इट मीन्स सी आपके पास ए का आंसर है, क्योंकि ये प्योर एलिमेंट है। क्वेश्चन बी, मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 टाइप्स ऑफ अनकम्बाइंड एटम्स प्रेजेंट। बी में आपको कहा गया है 2 एलिमेंट्स का मिक्सचर है और साथ में ये भी बताया गया है क्योंकि एलिमेंट्स हैं तो वो कंबाइंड नहीं है, वो सेपरेटेड हैं। तो आप देखिए, ए में तो 2 एलिमेंट्स हैं लेकिन वो कंबाइन हैं, बी में भी कंबाइन है। सी तो हम यूज़ कर चुके हैं। डी में भी आपके पास 2 एलिमेंट हैं लेकिन वो कंबाइन है। ई में आते हैं तो ई में आपके पास 2 एलिमेंट ज़रूर हैं, वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। तो इट मीन्स योर आंसर ऑफ बी इज़ ई। Now move towards C, pure compound, only one type of compound present. सिर्फ एक ही तरह का कंपाउंड हो, कंपाउंड का मिक्सचर ना हो। तो अगर आप ए को देखते हैं तो ए के अंदर आपके पास कंपाउंड का मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कॉर्नर पर ब्लैक है और सेंटर में वाइट है, और 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कॉर्नर पर वाइट है और सेंटर में ब्लैक है। इट मीन्स ये मिक्सचर है कंपाउंड का, ये प्योर कंपाउंड नहीं है। जब हम बी को देखते हैं तो बी में आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जिसमें से तीनों में आपके पास कॉर्नर पे वाइट है और सेंटर में ब्लैक है। इट मीन्स योर आंसर ऑफ सी is B. Now move towards D, mixture of 2 compounds, 2 types of compounds present। और अभी आपने देखा कि एक के अंदर हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड प्रेजेंट है, वो मिक्सचर है कंपाउंड का। इट मीन्स योर आंसर ऑफ डी इज़ ए। मिक्सचर ऑफ अ कंपाउंड एंड एन एलिमेंट, एक कंपाउंड है और एलिमेंट है, इनका मिक्सचर मौजूद है। तो आपके पास रिमेनिंग रह गया डी। तो आप जब डी को देखते हैं तो डी के अंदर आपको कंपाउंड भी नज़र आ रहा है, क्योंकि उसमें ब्लैक और वाइट कंबाइन हुए हुए हैं और 2 वाइट डॉट्स बिल्कुल सेपरेट हैं, यानी कि ये आपके पास एलिमेंट है। तो योर आंसर ऑफ ई इज़ डी। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। बी, मिक्सचर एंड सोल्यूशन। ये क्वेश्चन ज़रूर आपके पास आपके रजिस्टर में मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी आपको मिल चुका है हैंड आउट की फॉर्म में। योर क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में भी हमने आपको चैप्टर एयर के लेक्चर नंबर 2 में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाई थी, जिसमें आपके पास एक डायग्राम मौजूद थी। आप इसे वहाँ से भी बना सकते हैं या फिर आपकी बुक में मौजूद पेज नंबर 43 पर मौजूद जो डायग्राम है वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फॉलोइंग प्रोसेसेस और फिगर। आपको नीचे 3 फिगर्स दिए गए हैं या फिर प्रोसेस दिए गए हैं, आपने उन फिगर्स को या प्रोसेस के नेम को डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट में आप सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको एक सिंपल बैरोमीटर दिया गया है, जिसे हम मर्करी बैरोमीटर भी लिखते हैं, आपने फिल कर दिया। सेकंड, जब डायग्राम को हम देखते हैं तो यहाँ पर एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है जिसमें आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यकीनन यहाँ पर क्या आएगा, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। और थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिलेशन कर रहे हैं। योर क्वेश्चन नंबर 11 इज़ label the composition of air in pie chart। The question number 12 is fill in the column। आपको कॉलम को फिल करना है जिसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 कॉलम दिया गया है गैस, सेकंड कॉलम दिया गया है प्रेजेंस टेस्ट और थर्ड कॉलम दिया गया है 2 प्रॉपर्टीज़। और गैसेस आपको दी गई हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम क्या टेस्ट करते हैं, आप सब लोग जानते हैं, हमने अपने लेक्चर में देखा था कि अगर आप एक ग्लोइंग मैच स्टिक को
जहाँ पर ऑक्सीजन गैस मौजूद है उसमें डालते हैं तो आपके पास वो मैच स्टिक बहुत ब्राइटली बर्न होती है, तो हमें पता लग जाता है यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है। अब आपने सिंपली ऑक्सीजन की 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और आप सब लोग के पास मौजूद है। नंबर 1 प्रॉपर्टी इज़ इट इज़ कलरलेस गैस विद नो स्मेल एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज़ इट हेल्प्स इन कंबस्शन। कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए अगर कहीं पर मौजूद है तो हम क्या टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने लेक्चर में देखा था कि अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने चेक करना है कि वो मौजूद है तो आप ग्लोइंग मैच स्टिक को वहाँ पर लेकर जाएं उस सैंपल के करीब। तो जब आप लेकर जाएंगे वो ग्लोइंग मैच स्टिक जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगी, यानी कि बुझ जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या क्या हैं। It is heavier than air and the second property of carbon dioxide is it doesn't support burning. Question number 13 is also fill in the column. आपको कॉलम दिया गया है उसे फिल करना है, जिसमें फर्स्ट कॉलम है बैरोमीटर्स का, सेकंड कॉलम है यूजेस का और थर्ड कॉलम है यूज्ड बाय का। तो हमें पता है 3 तरह के बैरोमीटर हमने पढ़े हैं, सिंपल बैरोमीटर, एनेरॉइड बैरोमीटर एंड एल्टीमीटर। तो सिंपल बैरोमीटर को हमने देखा था कहाँ यूज़ किया जाता है। हम सिंपल बैरोमीटर को यूज़ करते हैं टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसे कौन यूज़ करता है? साइंटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि वो अपने सराउंडिंग में मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकें। एनेरॉइड बैरोमीटर के क्या यूजेस हैं? एनेरॉइड बैरोमीटर को वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसे कौन यूज़ करते हैं? इसे यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्टर, ताकि वो मौसम के हालात के बारे में बता सकें। और लास्ट बैरोमीटर इज़ एल्टीमीटर। और एल्टीमीटर को आप सब लोग जानते हैं हमने किस लिए यूज़ किया था? टू मेजर द हाइट। और इसे कौन यूज़ करते हैं? माउंटेनियर्स, यानी कि माउंटेन क्लाइंबर्स और पायलट्स जो हैं वो हाइट को मेजर करने के लिए एल्टीमीटर को यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये आपके पास आपकी कॉपी के अंदर या फिर हैंड आउट की फॉर्म में आप सबके पास मौजूद होंगे, तो इसे आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस तरह आपने ये पैटर्न की फॉर्म में ही अपनी प्रैक्टिस करनी है पेपर के लिए, ताकि आप पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, कीप लर्निंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।